नमस्कार दोस्तों, मैं रमनजीत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा बिहार में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के इतिहास विषय का 5वां अध्याय यात्रियों के नजरिए आपके लिए लेके आए हैं। साथियों, इस अध्याय से बिल्कुल भी नहीं घबराना, ये हमारे आज के जीवन से जुड़ा ही एक पहलू है। अगर आप सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल करते होंगे, तो आपने फूड ब्लॉगर के बारे में सुना होगा, आपने ट्रैवल ब्लॉगर्स के बारे में सुना होगा। ट्रैवल ब्लॉगर से जुड़ा ही आज का हमारा अध्याय है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ यात्री कहीं नई जगह पर जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं और वो उस जगह के बारे में हमें बताते हैं। लेकिन जो हमारा अध्याय है, वो भारत के संबंध में 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में जो भारत में यात्री आए थे, उन्होंने भारत के बारे में कुछ लिखा, उसी के संबंध में हमारा पूरा अध्याय है। अगर हम साथियों अध्याय के परिचय की बात करें, तो हमारी एनसीईआरटी पुस्तक के अनुसार है, महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में अलग-अलग जगहों पर यात्राएं करी या फिर साहस की भावना से यात्राएं करी। जैसे कुछ लोग एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं और चढ़ते भी हैं, वो उनका जुनून है, साहस है वो उनका। तो कई लोग अपनी यात्राएं भी साहस की भावनाओं से करते हैं। वो जो लोग यात्राएं करते हैं, वो किसी नए स्थान पर आते हैं अथवा वहां पर बस जाते हैं। जब वो उस नए स्थान पर बस जाते हैं, तो वो एक ऐसी संस्कृति को अपने सामने पाते हैं जो उनकी पुरानी संस्कृति से, जहां से वो आए हैं, उससे बिल्कुल अलग है। जब वो उस संस्कृति से अलग पाते हैं जिससे वो आए हैं, तो वो उन्हें अद्भुत लगती है और वो उनके वृत्तांत या लेखन के रूप में उसे लिख देते हैं। इसमें से कुछ भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते हैं और अन्य कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांत में लिख देते हैं। मतलब कि जो ट्रैवलर्स आते हैं, या तो वो इस संस्कृति को अपना लेते हैं, ठीक है चलो अपना ली हमने, और कई यात्री ऐसे होते हैं जो इसे लिखते भी हैं, जो उन्हें अद्भुत लगती है। हमें इस अध्याय में लगभग 10वीं शताब्दी से 17वीं सदी के बीच दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से भारत में आए यात्रियों के बारे में हमें जानना है, जिन्होंने अपने-अपने अनुभव को अलग-अलग वृत्तांतों में लिखा है साथियों। अगर हम बात करें कि हम किन यात्रियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम मुख्यतः 3 यात्रियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिसमें से हमारे पहले यात्री हैं अल-बिरूनी, दूसरे यात्री हैं हमारे इब्न बतूता और तीसरे यात्री हैं हमारे फ्रांसवा बर्नियर साथियों। ये तीनों ही यात्री अलग-अलग कालखंड में भारत में आए, अलग-अलग जगहों से अलग-अलग अवसर की तलाश के लिए, और जब ये भारत में आए तो इन्होंने भारत के बारे में लिखा। फिलहाल अभी हम अपने पहले यात्री की तरफ चलते हैं साथियों। जो हमारे पहले यात्री हैं, उनका नाम है अल-बिरूनी। हमारे यहाँ 3 यात्री आए जिनको हम पूरे अध्याय में पढ़ने वाले हैं, अल-बिरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर। तो पहले यात्री है हमारे अल-बिरूनी। हम पहले अल-बिरूनी के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं साथियों, उसका जन्म कहाँ हुआ, किस प्रकार से हुआ, उसकी परवरिश कैसे हुई और भारत में वो कैसे आया। तो साथियों, जो अल-बिरूनी था, वो आधुनिक उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म शहर में 973 में पैदा हुआ था, और ख्वारिज़्म अपने टाइम का शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था, और अल-बिरूनी ने अपने टाइम की सबसे बेस्ट शिक्षा उसने हासिल करी थी। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जैसे सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत भाषा उसमें शामिल थी। सन 1017 में महमूद सुल्तान महमूद ने ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के पश्चात वहां पे जो विद्वान थे, उन्हें वो अपने साथ गजनी ले गया, और गजनी यानी गजनवियों का शासन भारत में था उस टाइम। तो गजनी एक तरीके से भारत का हिस्सा था।
गजनी में ही अल बिरूनी की भारत के प्रति रुचि या जिज्ञासा विकसित हुई। उसने ब्राह्मण पुरोहितों एवं विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म तथा धर्म दर्शन का उसने ज्ञान प्राप्त किया अल बिरूनी ने। तो ये था अल बिरूनी का बैकग्राउंड साथियों। अगर अब हम देखें अल बिरूनी ने जो किताब लिखी उसकी किताब का नाम था किताब उल हिंद। पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद और ये एक अरबी भाषा में लिखी सरल और स्पष्ट पुस्तक थी। जो भी कोई अरबी भाषा का ज्ञाता था उसे आसानी से उसे समझ सकता था किताब उल हिंद को। बाद में इसका प्रकाशन हर एक भाषा में हुआ, काफी भाषाओं में हुआ जिसमें हिंदी भाषा में भी है। कभी आपको मौका मिले तो उस किताब को अवश्य पढ़ना। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो भारत के संबंध में, भारत की धार्मिक स्थिति, दर्शन स्थिति, त्योहारों के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल, मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून इत्यादि के बारे में विस्तृत से हमें बताता है। और जो पूरी किताब उल हिंद है साथियों वो 80 अध्यायों में 80 चैप्टर में विभाजित है। अब बात करते हैं जो अल बिरूनी ने जो किताब उल हिंद लिखी तो उसकी शैली कैसी थी, मतलब किस प्रकार से अल बिरूनी लिखता था। तो साथियों किताब उल हिंद का जो प्रत्येक चैप्टर था, हर एक अध्याय वो एक विशिष्ट शैली से लिखा गया था। सबसे पहले अध्याय शुरू होने से पहले एक प्रश्न होता था, उसके बाद उसकी पूरी व्याख्या होती थी, फिर अंत में जिस संस्कृति को अल बिरूनी जानता था उससे उसकी तुलना होती थी। उदाहरण के लिए अगर हम जाति व्यवस्था के ऊपर, भारत की जाति व्यवस्था के ऊपर अल बिरूनी ने कोई अध्याय लिखा था तो उसका पहला क्वेश्चन ये होता था कि भारत में जाति व्यवस्था क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। फिर अल बिरूनी जाति व्यवस्था के बारे में बताता था, फिर अंत में वो जिस भी वर्गीकृत सामाजिक व्यवस्था से जानकार था उससे उसकी तुलना वो क्या करता था। कौन? अल बिरूनी साथियों। अगर हम अपने दूसरे विश्व यात्री की तरफ बढ़े तो उनका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका वृत्तांत है रिहला। क्या है साथियों उसके वृत्तांत का नाम, उसकी किताब का नाम? उसकी किताब का नाम है साथियों रिहला। और जो ये रिहला जो किताब है वो 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी हमें उपलब्ध कराती है। क्या जानकारी उपलब्ध कराती है वो हम आगे देखेंगे। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तेंजियर के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवारों में से एक में इसका जन्म हुआ। जो इसका परिवार था वो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता रखता था। मतलब कि इनका जो परिवार था वो इस्लामी कानून शरिया का बेहद जानकार था और शिक्षित और प्रसिद्ध भी था। अपने आसपास के लोगों की अपेक्षा इब्न बतूता पुस्तकों के ज्ञान की जगह यात्रा के अनुभव को ज्यादा महत्व देता था साथियों। उसका मानना था कि किताबी ज्ञान ठीक है, इसे हासिल करना चाहिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है यात्राएं। अगर आप किसी क्षेत्र की यात्रा करोगे तो आप उस क्षेत्र के बारे में ज्यादा जान पाओगे अच्छे से। और यही कारण था कि उसे यात्राओं का शौक था और उसने अलग अलग देशों में अपनी यात्राएं की और यात्राएं वो किया करता था। अगर हम साथियों अब इब्न बतूता की बात करें तो वो मध्य एशिया के रास्ते 1333 में सिंध पहुंचा। फिर उसके बाद वो सिंध से दिल्ली पहुंचा। उसने सुल्तान के बारे में, उस टाइम के सुल्तान थे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का हमारे भारत पर शासन था, उसके बारे में बहुत सुन रखा था कि भाई इसके पास जाते हैं तो हमें कई अवसर मिलते हैं। जब वो दिल्ली में सुल्तान से मिला तो सुल्तान उसकी विशेषज्ञता से, उसकी विद्वता से, उसकी जानकारी से काफी प्रभावित हुआ और यही कारण था कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी, न्यायाधीश या फिर जज नियुक्त कर दिया। आगे जाके सुल्तान और इब्न बतूता में थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने
इब्न बतूता को जेल में या कैद में कैदी बना लिया। आगे चल के इन दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो खत्म होती है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान इब्न बतूता को राजकीय सेवा में यानी गवर्नमेंट जॉब में दोबारा से स्थापित करता है। मोहम्मद बिन तुगलक इसे फिर एक नया काम देता है कि भाई आप मेरा दूत बन के आप चीन में जाइए और मेरा फरमान वहां पे पहुंचाइए। वो चीन जाने के लिए मध्य भारत, दक्षिण भारत के अलग-अलग क्षेत्रों से होते हुए श्रीलंका, मालाबार, सुमात्रा, दक्षिण पूर्व एशिया यहाँ से होते हुए चीन वो पहुंचता है। बंगाल, असम से होते हुए चीन पहुंचता है और चीन वो पहुंच गया था। इब्न बतूता ने कई नवीन संस्कृतियों को देखा और लोगों को देखा, और जब उसने इन सब चीजों को देखा तो उसने बहुत ही सावधानी से इनके बारे में लिखा साथियों। अगर हम देखें इब्न बतूता अपने अनुभव के बारे में जो लिख रहा था, ये जो उसने अपनी किताब में लिखा, उसे तो हम विस्तृत तौर से अगले पार्ट में हम देख रहे होंगे। लेकिन इब्न बतूता हमें एक चीज बताता है, वो है यात्रा करना हमेशा आसान नहीं होता था। परीक्षा में क्वेश्चन बन जाता है 2 से 3 नंबर का, 5 नंबर का भी पूछ लेता है कि यात्रा करना कैसे कठिन होता था, या इब्न बतूता के अनुसार यात्रा में किन-किन परेशानियों का सामना यात्री को करना पड़ता था। तो साथियों, सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी भौगोलिक दूरी। यानी कि हम आज की जो दूरी देखते हैं, हम भले ही आज बहुत दूर रहते हैं लेकिन हमारे पास सुविधाएं हैं। हमारे पास हवाई जहाज है, ट्रेन है, बस है, पर्सनल व्हीकल है, मोबाइल है, हम कनेक्टेड फील करते हैं एक दूसरे से। लेकिन उस वक्त भौगोलिक दूरी बहुत ज्यादा होती थी, जबकि हमारे पास बैलगाड़ी या फिर घोड़ा वगैरह इत्यादि ही हमारे पास सुविधाएं हुआ करती थी। वो बताता है मुल्तान से सिंध तक पहुंचने के लिए 40 दिन का समय लगता था और दिल्ली तक पहुंचने के लिए 50 दिन का समय लगता था। दौलताबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है, दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40 दिन, और ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, उसकी दिल्ली के बीच की दूरी 10 दिन की थी। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के आक्रमण को भी झेला। जो दूसरी समस्या थी डाकुओं के आक्रमण की, जो यात्राएं होती थी वो सुरक्षित नहीं हुआ करती थी साथियों। सुरक्षा के लिए वो कारवां में चलना पसंद करते थे, कौन लोग? यात्री लोग। लेकिन इसके बावजूद कारवाओं पर कई बार आक्रमण हुआ करते थे, जिसमें कई बार उनके कई साथियों की जानें भी जा चुकी थी और कई घायल भी हुए थे। स्वयं इब्न बतूता भी इसमें घायल हुआ था। फिलहाल अगर हम अपने तीसरे यात्री की तरफ चलें तो साथियों, हमारे तीसरे यात्री का नाम है फ्रांसवा बर्नियर। तो साथियों, जो फ्रांसवा बर्नियर था वो यूरोप महाद्वीप के फ्रांस से आया था। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात कई लोगों ने भारतीय समाज, रीति रिवाजों, धार्मिक प्रथाओं के बारे में विस्तृत रूप से लिखा साथियों। इसमें सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक थे, उसका नाम था दुर्राते बरबोशा साथियों। क्या नाम था साथियों? दुर्राते बरबोशा। मैं इसका नाम हाईलाइट करता हूं एक बार, दुर्राते बरबोशा। ये दुर्राते बरबोशा, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत वर्णन किया था। जब हम विजयनगर साम्राज्य को देख रहे होंगे तब हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर रहे होंगे साथियों। बाद में डच आए, अंग्रेज आए और फ्रांसीसी भी भारत में आए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था फ्रांसवा बर्नियर था। वह फ्रांस का रहने वाला एक चिकित्सक यानी डॉक्टर, राजनीतिक दार्शनिक, पॉलिटिकल फिलोसोफर और हिस्टोरियन यानी एक इतिहासकार था। कई लोगों की तरह वह भी मुगल साम्राज्य में अवसर की तलाश में आया था कि भाई उसे कुछ काम धंधा मिल जाए मुगल साम्राज्य में। वह 1656 से लेकर 1668 तक भारत में लगभग 12 वर्ष तक रहा और वो मुगल दरबार से बेहद करीब से जुड़ा रहा। फिलहाल अगर हम बात करें इब्न बतूता की राइटिंग स्टाइल की, कि वो किस प्रकार की राइटिंग लिखा करता था, उसका क्या लेखन शैली थी, वो थी साथियों पूरब और पश्चिम की तुलना शैली। तो इब्न अपने फ्रांसवा बर्नियर ने
जो अपनी किताब लिखी थी ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, उसकी शैली थी साथियों पूरब और पश्चिम की तुलना। ये गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये हम जो फ्रांसवा बर्नियर के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में हमारी मदद करेगी। पूरब का मतलब है साथियों हमारे भारत से, और पश्चिम से मतलब है यूरोप से। एक तरीके से पूरब और पश्चिम, और आप इस तरीके देख सकते हैं यूरोपीय लोग पश्चिम को बताते हैं कि भाई बहुत हाई फाई क्वालिटी, और पूरब को बताते हैं लो क्वालिटी। पश्चिम मतलब वेस्टर्न कल्चर भी आप इसे समझ सकते हो। ठीक है। बर्नियर ने देश के कई भागों में यात्राएं की, और उसने जो भी देखा उसका विवरण उसने लिखा अपनी पुस्तक में। वह जो भी देखता था भारत में, उसकी तुलना वो यूरोपीय स्थिति से करता था कि भाई यूरोप में ऐसी है, और कुछ निष्पक्ष नहीं करता था वो। हालांकि अल-ब्रूनी भी ऐसा ही करता था, जो पुरानी संस्कृति को जानता था उसकी तुलना करता था। लेकिन फ्रांसवा बर्नियर जो था वो भारत की स्थिति को निम्न और यूरोप की स्थिति को उच्च बताता था, यानी कि भारत की स्थिति खराब है, यूरोप की स्थिति बहुत बढ़िया है। उसने जो अपनी कृति थी ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, उसने फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित करी वो। लगभग प्रत्येक दृष्टांत, दृष्टांत मतलब विवरण या लेखन में बर्नियर भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में बहुत दयनीय या तुच्छ या कम बताता है। बर्नियर के कार्य 1670-71 में प्रकाशित हुए। अगले 5 वर्ष के अंदर ही उसकी जो पुस्तक थी वो अंग्रेजी भाषा में, डच भाषा में, जर्मनी भाषा में और इतालवी भाषा में अनुवादित हो गई, जो कि बताती थी कि उसकी पुस्तक कितनी लोकप्रिय हुई थी। क्यों हुई थी उसके बारे में विस्तृत तौर से जो अध्ययन है हमारा, वो सेकंड पार्ट में हम कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में साथियों अभी के लिए इतना ही है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट पूछ सकते हैं। धन्यवाद।